I hope all of you are good and safe at your home. Today we'll start the next topic of chapter number 3, 11th class chemistry. Today's the content is explanation of gas law from kinetic molecular theory of gas. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our topic. तो जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यानी कि काइनेटिक थ्योरी हमने कल जो स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो उसके आगे हमने लॉज डिफरेंट ड्राइव करने हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, वहीं से ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से कि काइनेटिक एनर्जी जितनी हम जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर हम इक्वल करें एक मॉलिक्यूल के लिए अगर हम निकालें तो वो आती है 1/2 mc² बार के। अब जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी ही मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। जिस तरह हम किसी गैस को लेते हैं और उसको हम हीट अप करते हैं, तो जितना आप उसको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल की मोशन उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि मॉलिक्यूल्स के पास मोशन की वजह से होती है। द मोशन ऑफ द बॉडी दैट पोजेस द एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, मोशन की वजह से जो होती है। अब हमने क्या किया, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम खत्म करते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो 1/2 mc² बार इक्वल आ जाएगा kT के। k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो काइनेटिक इक्वेशन है वो क्या है, PV इज इक्वल टू 1/3 mc² बार, जो कि हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से हमने जो इक्वेशन ड्राइव की थी वो आ जाती है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हम इसको बनाना चाह रहे हैं। तो इस इक्वेशन में क्या चेंजेस कर सकते हैं? अगर आप इस इक्वेशन में देखें 16 वाली में, तो इसके नीचे 2 है, लेकिन अगर हम काइनेटिक इक्वेशन में देखते हैं तो उसके नीचे 3 है। इट मीन्स दैट कि हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमने काइनेटिक इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो PV इज इक्वल टू 2/3 1/2 mc² बार। अब स्टूडेंट यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हमने इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो किस तरह से करेंगे? तो PV इज इक्वल टू 2/3 और इस साथ में आपने क्या कर देना है, यही वाला जो था 2 नीचे भी आएगा, 2 mc² बार। तो अब यहाँ पे देखें कि हमने 1/2 mc² बार जो है उसको हमने कॉमन ले लिया, इतना फैक्टर हमने कॉमन ले लिया, इसलिए बाहर जो है वो 2/3 लिख दिया। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया और 1/2 mc² बार किसके इक्वल था, यहाँ पे हमने किया था kT के इक्वल। तो हम इसकी जगह पे जो है क्वेश्चन 17 में 1/2 mc² बार की जगह पे kT पुट कर सकते हैं। तो PV इज इक्वल टू 2/3 kT के। अब हमने यहाँ पे एक नया कांस्टेंट जो है वो इक्वलेंट कर लिया इसको, कि ये 2/3 kT एक न्यू कांस्टेंट K प्राइम के इक्वल है। तो PV इज इक्वल टू K, यही हमें बॉयल्स लॉ कहता है। बॉयल्स लॉ ये कहता है प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, यानी कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के जो है वो दोनों वैल्यूज इस तरह एडजस्ट करते हैं कि इन दोनों का आंसर जो है वो एक कांस्टेंट रहता है। और ये कब होता है एप्लीकेबल? जब आपके पास टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ल्स लॉ। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आए तो हमने ये बॉयल्स लॉ से लिखना स्टार्ट करना है। ये नहीं करना कि आपने सिर्फ चार्ल्स लॉ यहाँ PV इज इक्वल टू 2/3 kT यहाँ से स्टार्ट कर देना है, तो वो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो चार्ल्स लॉ जब भी एग्जाम में आए तो आपने बॉयल्स लॉ साथ लिखना है, फिर चार्ल्स लॉ लिखना है। तो यहाँ से स्टूडेंट जो है छोटी सी मिस्टेक करते हैं। अब हमें पता है कि अभी हमने ये ड्राइव किया था PV इज इक्वल टू 2/3 kT के। यहाँ से हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, प्रेशर को हम इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू 2/3 kT/P। अब देखें कि 2K/3P सारे सबको एक न्यू कांस्टेंट के इक्वल कंसिडर कर लिया, तो जिसे हम कह देंगे कि K''। अब V किसके इक्वल आ गया, K'' के, और इक्वल किसके आ गया, टेम्परेचर के। अब V इज इक्वल है कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम T को इस तरफ मूव करवा दें लेफ्ट साइड पे, V/T इज इक्वल टू K''। तो हमने चार्ल्स लॉ में क्या स्टडी किया था कि जो वॉल्यूम होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के ऊपर। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम उतना ही इंक्रीज होगा। तो वो इस इक्वेशन से हम आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अब नेक्स्ट है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ, कि हमने एवोगैड्रोस लॉ किस तरह से ड्राइव करना है। तो पहले हम रिकॉल कर लें कि एवोगैड्रोस लॉ होता क्या है। एवोगैड्रोस लॉ ये कहता था कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, कि यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने आप इंक्रीज करते जाएंगे वॉल्यूम उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लेना है कि हमारे पास दो गैस हैं, गैस एक सपोज हाइड्रोजन है, दूसरी नाइट्रोजन है। अब दो गैसेस की टाइप कंसिडर कर ली है, तो इट मीन्स दैट कि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हम डिफरेंट है तो N1 और N2 से रिप्रेजेंट कर देंगे और उनके मास जो है M1 और M2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद हमने उसकी वेलोसिटीज देखनी है, क्योंकि हम काइनेटिक इक्वेशन से ही इनको डिराइव कर रहे हैं, तो उसमें वेलोसिटी भी आती है। हर मॉलिक्यूल अपनी ही एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, जिसे हम C1 से इंडिकेट कर देंगे, C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि अब हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं, PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर बार। ये है हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन, क्योंकि दो गैस 1 और गैस 2 है तो मास भी M1 N1 और C1 स्क्वायर बार हो जाएगा। नेक्स्ट गैस 2 के लिए अगर हम करेंगे तो PV इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 C2 स्क्वायर बार। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है। मैथ में ये होता है कि अगर आपकी लेफ्ट साइड इक्वल हो तो राइट साइड भी इक्वल होगी। तो अब 1/3 M1 N1 C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 C2 स्क्वायर बार। अब हमने जो कट हो रहे हैं फैक्टर वो कट कर देने हैं, 1/3 को 1/3 के साथ कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा M1 N1 C1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 N2 C2 स्क्वायर। अब यहाँ तक हमने कर लिया सॉल्व। अब हमने कहा कि जो गैसेस हैं उनका जो टेम्परेचर है वो सेम है। जब गैसेस सेम टेम्परेचर पे होंगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी, सेम होगी, क्योंकि टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या आ जाएगी, 1/2 M1 C1 स्क्वायर बार, और इसको दूसरी तरफ अगर देखेंगे हम 2 के लिए तो 1/2 M2 C2 स्क्वायर बार। अब इन दोनों में 1/2 क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। आ जाएगा हमारे पास M1 C1 स्क्वायर बार M2 C2 स्क्वायर बार। ये दो आ गए हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन 19 को 20 से डिवाइड कर देना है। अब हम M1 N1 C1 स्क्वायर बार M2 C2 N2 C2 स्क्वायर बार्स जो है वो उससे डिवाइड कर देंगे। M1 C1 स्क्वायर बार से डिवाइड करेंगे, M2 C2 स्क्वायर बार। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया, कॉमन फैक्टर जो है वो कैंसिल आउट कर देंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ से M2 C2 स्क्वायर बार कैंसिल, यहाँ से क्या बच गया, N1 इज इक्वल टू N2। तो हमें पता है कि जब हमारे पास वॉल्यूम जो है वो गैस का सेम होगा, जब सेम टेम्परेचर होगा, प्रेशर भी सेम होगा, तो उसके मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। अगर दो गैसेस हैं वो सेम टेम्परेचर पे हैं और सेम प्रेशर पे हैं तो उनके वॉल्यूम्स जो हैं वो इक्वल होंगे, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। तो ये हमें एवोगैड्रोस लॉ कहता है। तो आज ये हमने 3 जो है वो ड्राइव की हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से। 3 हमने बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ ड्राइव किया। आपने इस इक्वेशन को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से ज़्यादातर चार्ल्स लॉ आता है, यहाँ फिर सेपरेट आएगा तो एवोगैड्रोस लॉ आएगा। तो जब आपने एवोगैड्रोस लॉ अटेम्प्ट करना है तो सिर्फ एवोगैड्रोस लॉ लिखना है, उसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बॉयज लॉ भी लिखें और चार्ल्स लॉ भी लिखें। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।